नाज़रीन, यमन जंग में सबसे बड़ा वाकया पेश आया है जिसमें यमन की जानिब से अमेरिकी जंगी त्यारा गिराया गया है। इससे पहले यमन की जानिब से 22 ड्रोन्स गिराए गए हैं, MQ-9 ड्रोन जो कि जदीद तरीन हैं, जिसके बाद अमेरिका को सर्विलेंस इंटेलिजेंस में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और इन ड्रोन्स का भी गिराया जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गैर मामूली कैपेबिलिटीज का मुजाहरा है। लेकिन अब बात उससे भी आगे चली गई है। यमन की जानिब से F-18 जंगी त्यारा अमेरिका का गिराया गया है। ये कैसे हुआ और इस वक्त पेंटागन के अंदर अलार्म और शौक वाली सूरत हाल है कि ये कैसे हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन का वहां पर आगाज हो गया है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन से बिलोंग करने वाला ये F-18 था और हैरी ट्रूमैन को हिट किया गया, ये जंगी त्यारा तबाह हुआ। तो पेंटागन जब इस वक्त अलार्म वाली सूरत हाल के अंदर है कि हुतीज के साथ ये जंग उनको बहुत महंगी पड़ रही है, उनकी तमाम टेक्नोलॉजी किस तरह से एक्सपोज हो रही है, और ये वो वेपन्स हैं जिनकी हैबत है कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो पूरी हैबत है उसको रेड सी के अंदर जो है वो गर्क किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा वाकया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और शाम में बहुत बड़ा वाकया पेश आया है, शाम के अंदर अचानक जंग छिड़ गई है। और दुरूज फैक्टर के बारे में हम पिछले कई हफ्तों से बात कर रहे थे और इस बारे में आगाह कर रहे थे कि कितना खतरा वहां पर मौजूद है, और इजराइल दुरूज फैक्टर को एक्सप्लॉइट करते हुए शाम में अपनी एक्सपेंशन करना चाहता है। तो समझ लें कि वो वाकया हो गया है, दुरूज मारे गए हैं और जो दमिश्क अथॉरिटीज की फोर्सेस हैं उनके दरमियान और दुरूज के दरमियान बाकायदा लड़ाई का आगाज हो चुका है, और ये क्लैशेस जो हैं वो दमिश्क के अंदर तक जो है वो फैल गए हैं। और इजराइल से इस वक्त तैयारी की जा रही है किसी भी बड़े हमले की, यानी एक पूरी प्लानिंग हो रही थी। और वली जुमलात के बयानात भी हमने आपके सामने रखे आज से 2-3 हफ्ते कबल, कि जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा यहाँ पर इजरायली प्रोजेक्ट है सीरिया को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, दुरूज फैक्टर को इस्तेमाल करने के हवाले से, तो वो काम हो गया है। यानी दुरूज उसमें मारे गए हैं, लड़ाई उधर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अटैक कर रही हैं, आगे से दुरूज कर रहे हैं, और इजराइल से उसकी दुरूज की हिमायत का इस वक्त ऐलान किया जा रहा है। तो इजराइल की जानिब से कोई भी एयर अटैक, जमीनी अटैक, एक्सपेंशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो जवाब क्रिएट करना था वो इस वक्त कर लिया। जवाब से उनका भंडा ही होता है ना, जैसे कहा कि जी इराक में वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो वो झूठ ही था, लेकिन वो जवाब जो बनाना चाह रहे होते हैं यहां पर उन्होंने वो जवाब बना लिया है, और खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि इजराइल की जानिब से अटैक हो सकता है। और वैसे भी नेतन्याहू को इस वक्त एक बड़ी जंग की जरूरत है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो हिजबुल्लाह है उनका स्टेट के साथ एक पूरा इस वक्त आप कहने के क्लैश चल रहा है। अभी जो ताज़ा तरीन अटैक्स हुए हैं उस पर स्टेट की जानिब से फिर हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के लिए प्रेशराइज किया गया है। जो हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने स्पीच की है और उन्होंने कहा कि इजराइल यहां पर ऑक्यूपेशन चाहता है, किसी सूरत हम हथियार नहीं डालेंगे, और हम आखिरी चांसेस दे रहे हैं स्टेट को कि अगर वो आकर इजराइल को रोकती नहीं है तो बहुत जल्द जो है वो हम अपने ऑपरेशंस का आगाज करेंगे। बड़ी सख्त किस्म की तकरीर जो है वो उनकी जानिब से की गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक और ग्लोबल सतह के पर जो बड़ा वाकया हो रहा है, दोनों आलमी अदालतों में इजराइल के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, ICC के अंदर भी और ICJ के अंदर भी, दोनों में। और अब वेस्ट बैंक के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं इजरायली सोल्जर्स, ऑफिसर्स और बाकी ऑफिशियल्स के खिलाफ जब वो वहां पर वारंट जारी करने के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और जनूबी अफ्रीका का जो डेलीगेशन है वो ICJ जहां पर जेनोसाइड का मुकदमा है उसमें पहुंचा है और अपनी आर्गुमेंट जो वो पेश कर रहा है। और करीम खान जो एक बहुत बड़े हीरो हैं और ICC के प्रोसिक्यूटर हैं, उनको ट्रंप इंतजामिया जो है सैंक्शन करने जा रही है। इसके ऊपर में हम बात करेंगे किस तरह तमाम ग्लोबल पावर्स का, वेस्टर्न ग्लोबल पावर्स का सामना करते हुए करीम खान जो है वो लड़ रहे हैं और मजीद वारंट्स जो है वो जारी करवाने जा रहे हैं। इसी दरमियान गजा के अंदर ब्रूटल बमबारी जारी है और जो फलस्तीनियों के टेंट्स हैं उनके ऊपर इस वक्त कुछ ही देर पहले जब वो बम गिरा गए और दर्जनों की तादाद के अंदर वहां पर शहादतें हुई और लोग जख्मी हुए, औरत और बच्चे जिसमें मेजोरिटी में शामिल है। टेंट्स के ऊपर बरह रास्त है वो अटैक किया गया है। बहुत ही पेनफुल सूरत हाल गजा से सामने आ रही है और हमने देखा है कि पिछले 48 घंटों से बमबारी का जो शिद्दत है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। कल जो 24 घंटों के स्टैट सामने आए थे उसमें 71 शहादतें हुई और 153 लोग जो है वो जख्मी हुए। ये बहुत बड़े नंबर से और इसी तरह की खौफनाक बमबारी जो है इस वक्त जारी है। तो ये भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दो सबसे पहले जो बड़े वाक़यात हुए हैं, एक जो है वो यमन और दूसरा शाम के हवाले से। यमन में हुतीज़ ने वो कर दिखाया है कि अमेरिका पूरी दुनिया में इस वक्त हज़ीमत उठा रहा है। उनकी सारी हैबत, उनकी सारी जो डोमिनेशन है वो हुतीज़ ने चैलेंज कर दी है और खुद अमेरिका में इन्वेस्टिगेशंस का आगाज हो गया कि ये कैसे हुआ है।
और हुतीज के हवाले से 2 दिन कबल हमने आपके सामने CNN की एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें यह बताया गया था कि हुतीज जो हैं अमेरिकी हमलों से वो डैमेज नहीं हो रहे हैं, वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं कि अच्छा 6 महीने जंग चलेगी तो हुतीज खत्म हो जाएंगे, कि वो कमजोर पड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, हुतीज ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, वो ज्यादा स्किलफुल हो रहे हैं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने में और अमेरिकी ड्रोन्स को गिराने में उनकी सलाहियतों के अंदर इजाफा हो रहा है अमेरिका के साथ जंग करके। ये रिपोर्ट सामने आई थी और उसका अमली मुजाहरा हम देख रहे हैं। F-18 हॉर्नेट जो है वो गिराया गया है, लेकिन गिराया किस तरह से गया है, वेरी इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, जो अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ बहुत बड़ी तादाद के अंदर, वहां पर हलाकतें हुई। उसके बाद अटैक किया गया यमन की जानिब से और वो अटैक मुख्तलिफ वक्फों के साथ हुए। उसके अंदर क्या हुआ है कि हैरी ट्रूमैन को निशाना बनाया गया और यमनी हमलों की वजह से हैरी ट्रूमैन ने अपनी पोजीशन तब्दील की और तेजी से उसने मूव करना शुरू कर दिया यमन से दूर, ठीक है, ताकि इनसे ज्यादा दूर चले जाए। तो उसने तेजी के साथ मूव करना शुरू किया, लेकिन यमन ने फिर भी अटैक जारी रखे, मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटैक जारी रखे। यह भी एक अलग लेवल की सलाहियतों का मुजाहरा है। एक स्टेशनड एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक करके निशाना बनाना गैर मामूली। मिडिल ईस्ट में कोई ताकत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना नहीं बना सकी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो एक स्टेशन एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना बहुत बड़ी बात है। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मूव कर रहा था, पल पल जो है वो उसकी लोकेशन तब्दील हो रही थी। तो इस मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर, वैसे एक मूविंग जो कमर्शियल शिप होता है ना, उसको भी निशाना बनाना बड़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन ये तो प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके साथ जंगी बेड़े मूव कर रहे हैं। उस मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर यमन ने मिसाइल और ड्रोन्स मारना जब जारी रखे, उसके नतीजे में क्या हुआ कि वहां पर ऐसा एक पैनिक क्रिएट हो गया कि मिसाइल आ रहे हैं, आगे से उनका डिफेंस हो रहा है। तो एक F-18 त्यारा और उसके साथ कुछ और इक्विपमेंट जो है वो समंदर के अंदर गिर गया और उनका पायलट जो है जख्मी हो गया। ये रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी यमन के साथ क्लैशेस के अंदर ये F-18 त्यारा जब वो गिरा और इस तरह से पहले कभी नहीं होता, तो इसलिए वहां पर इन्वेस्टिगेशंस का आगाज कर दिया। मतलब ये अलार्मिंग है, ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इतनी हजीमत है, इसकी हैबत की इतनी हजीमत है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप जो ग्रेट गेम के डायनामिक्स हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं कि चाइना किस तरह अमेरिका के मुकाबले में वेपन्स तैयार कर रहा है, यानी चाइना इस तरह वेपन तैयार करता है कि अगर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उसको हमने ट्रैक कैसे करना है, उसको हमने हिट कैसे करना है, ये कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च और जंगी मशकें और इक्विपमेंट्स, ये सारी तैयारी वहां पर होती रहती है। जो सबमरीन्स हैं वो कैसे ट्रैक करेंगी, कैसे जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करेंगी, ये बाकायदा वहां पर एक्सरसाइजेज होती हैं चाइना में और पिछले कई सालों से ये प्रोसेस जारी है। तो उस तनाजुर के अंदर आप देखें कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी के अंदर जलीलो ख्वार हो रहा है और वो अपनी दिफा जो है वो हुती से नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने तो असल में जो ये बनाए गए हैं, इन्होंने चाइना से जाकर लड़ना था और ये जलीलो ख्वार हो रहे हैं रेड सी में हुतीज के हाथों। अगर आप इन डायनामिक्स को समझते हैं तो फिर आप समझ सकेंगे कि ये F-18 त्यारे का गिरना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज ये होगी। दूसरी तरफ ये भी कुछ एनालिस्ट बता रहे हैं कि ऑफिशियल नैरेटिव तो यही है कि ये इस तरह से गिरा है, ये तारीखी बात है, लेकिन इससे भी अगली बात है। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं खुद अमेरिका से कि नहीं, इसको यमन ने बाकायदा शॉट डाउन किया, जैसे जो ड्रोन्स हैं उनको शॉट डाउन किया जाता है ना, तो ये बाकायदा अटैक करने के लिए गया हुआ था और यमनी मिसाइलों ने इसको बाकायदा शॉट डाउन किया जैसे ड्रोन्स को किया जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो चल रही हैं, लेकिन ये जैसे भी हुआ है ये एक बहुत बड़ी चीज है। US losses F-18 from USS Truman in Red Sea in suspicious incident। अमेरिकी मीडिया सस्पिशियस इंसिडेंट इसलिए कि या तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से गिरा है डिफेंस के दौरान या फिर ये बाकायदा शॉट डाउन हुआ है, दोनों चीजें हो सकती है। F-18 सुपर हॉर्नेट and 2 tractor fell from US Harry Truman into the Red Sea, leaving sailor injured, prompting an investigation. The USS Truman accident has raised concern about operational safety during intense Red Sea US military operation. ये एक ही वाकया होता है ना, ये जो बड़े इक्विपमेंट है ना, इनके हवाले से एक भी इस तरह का वाकया, उसके ऊपर फिर बाद में कई रिसर्च भी चलती रहती है, उसके ऊपर डिबेट भी चलती रहती है। मिसाल के तौर पे एक वाकया हुआ था कुछ साल पहले कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की एक सबमरीन अचानक से एयरक्राफ्ट कैरियर के पास आकर नमूदार हुई, पानी से ऊपर आई, सरफेस के ऊपर आई कुछ सेकंड के लिए और फिर जो है वो अंदर चली गई। अब ये जो चीज है ये किताबों में वहां पर पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, मतलब इसके ऊपर डिबेट जारी रहती है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। चाइना ने एक सिग्नल दिया कि ये जो तुम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा महफूज तो नहीं समझते हो, ये जान लो
कि हम इन एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, यानी हम इनको ट्रैक कर सकते हैं। हमारी सबमरीन डिटेक्ट हुए बगैर तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल करीब जा सकती हैं। अगर वहां पर जाकर तो उसको तबाह करना बड़ा आसान है, तो डिटेक्ट नहीं कर सका अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज सबमरीन को। तो ये सिर्फ एक वाकया है, इसके ऊपर बाद में बड़ी रिसर्च अभी तक जारी है कि ये वाकया कैसे हुआ, उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर की जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे एडवांस करना है कि वो चाइनीज सबमरीन को डिटेक्ट कर सके। तो इसी तरह ये जो बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं और इस तरह सुपर पावर्स के उनकी टेक्नोलॉजी का एक्सपोज होना, ये एक एक वाकया बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो वहां पर बाकायदा सवालात उठ गए हैं कि भाई कि अगर जंग जारी है तो ये फिर त्यारे उससे गिरना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपकी सेफ्टी कहां पर है। द यूएस नेवी एडेड दैट अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द इंसिडेंट। एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस, कैसे हुआ, शॉटडाउन हुआ, गिरा, कैसे गिरा, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गिवन द करंट एस्केलेशन एंड प्रीवियस अटैक्स ऑन द ट्रूमैन, the incident raise questions about the official narrative. Some analysts says that Super Hornet 18 have been lost due to the combat related factors. कुछ एनालिस्ट अमेरिका के ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ गिरा नहीं है, बल्कि इसको बकायदा ये कम्बैट पोजीशन के अंदर था, यानी बमबारी कर रहा था, या ये ऐसा हो रहा है कि देखें मिसाइल आ रहा है ना, तो आगे से जो एयरक्राफ्ट हैं, यानी ये जंगी तैयारे फाइटर जेट्स हैं, ये भी फ्लाई करते हैं और एयर डिफेंस की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक तो ये है ना कि एयरक्राफ्ट कैरियर से डायरेक्टली एंटी मिसाइल फायर होता है, दूसरा एयर डिफेंस का तरीका यह भी होता है कि जो आपके फाइटर जेट्स हैं वो फ्लाई करते हैं और आने वाले मिसाइलों को रोकते हैं। तो इस तरह की कम्बैट रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर ये इन्वॉल्व था, यानी ये खाली एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर खड़ा खड़ा नहीं गिर गया, बल्कि ये कम्बैट पोजीशन के अंदर था, फ्लाई कर रहा था, वहां पर ये शॉट डाउन हुआ है, पॉसिबली रिजल्टिंग फ्रॉम अ यमनी शूट डाउन। ये उनकी अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि यमन ने इसको शूट डाउन किया है, रादर देन अ सिंपल टोइंग एक्सीडेंट। ये सिंपल यानी कि गिर गया, इससे भी अगली बात यह है कि ये शूट डाउन हुआ है, इसकी पूरी पूरे चांसेस मौजूद हैं। और यूएस नेवी जिस तरह से कह रही है कि F-18 फाइटर जेट्स फेल फ्रॉम द डेक ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन व्हाइल सेलिंग इन द रेड सी। तो यूएस नेवी का ऑफिशियल नैरेटिव यह है कि ये गिरा है, क्योंकि शूट डाउन के अंदर ज्यादा हजीमत है, ठीक है ना, लेकिन इसमें भी हजीमत जो है वो कम नहीं है। तो अभी ऑफिशियल नैरेटिव तो ये है, लेकिन कुछ का ख्याल ये है कि ये बाकायदा जो है वो यमन की जानिब से गिराया गया। जो भी है, अब आप जरा अंदाजा कर लें कि अमेरिका को ये जंग कितनी महंगी पड़ रही है और इसके कितने गहरे असरात हैं, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो यहां पर झोंके जा रहे हैं। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। एक बात में करके आगे फिर बढ़ते हैं सीरिया के हवाले से। देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा, अगर अमेरिका के ऊपर कर्जा है तो क्या हुआ, अमेरिका जो है वो उससे कौन आकर कर्जा लेगा, वो तो कहेगा कि हमारी अपनी करेंसी है और वो उससे कौन आकर कर्जा ले सकता है। ऐसी बात नहीं है। आपको पता है 36 ट्रिलियन डॉलर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 36 ट्रिलियन डॉलर उसके ऊपर कर्जा है, और उसमें से 29 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अवाम से लिया हुआ पैसा है, अपने ही लोगों से लिया हुआ पैसा है। मिसाल के तौर पे आपने पैसे रखे बैंक के अंदर, ठीक है, और बैंक से कर्जा ले लिया गवर्नमेंट ने, तो आपके जो पैसे हैं वो वाया बैंक गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं, और गवर्नमेंट ने कहां पर इस्तेमाल किए, यमन की जंग में, गजा की जहरियत में, यूक्रेन में, इराक में, अफगानिस्तान में, पैसे वहां पर जाया हो गए। 9 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने यहां पर जाया किए हैं, 7 ट्रिलियन डॉलर्स इन्होंने इराक, अफगानिस्तान और इन सारी जंगों के अंदर इन्होंने जाया किए। तो आपके जो पैसे जो बैंक के अंदर, यानी अमेरिकन ने रखे बैंक के अंदर, बैंक से कर्जा ले लिया गवर्नमेंट ने। अब आप समझते हैं कि भाई मेरी वर्थ जो है वो 10 मिलियन डॉलर्स है, आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं। अब अगर अमेरिकी गवर्नमेंट वो वापस नहीं करती तो वो कौन दिवालिया हो जाएगा, वो सारे के सारे अवाम दिवालिया हो जाएंगे। आप समझते ना कि आपके 10 मिलियन डॉलर्स हैं आपके पास और आपने बैंक में रखे हुए, वो बैंक में नहीं है, वो अमेरिकी गवर्नमेंट ले चुकी है और वो अब वापस कर रही है। अगर अमेरिका दिवालिया हो जाता है, यानी अगर वो ये पैसा 29 ट्रिलियन डॉलर्स अगर ये वापस नहीं कर सकता, तो पैसा किसकी जेबों से गया, अवाम की जेबों से, यानी अमेरिकन की जेबों से, जो ये समझते हैं कि हमारी इतनी वर्थ है, हमारा ये, वो सारा गया। 29 ट्रिलियन डॉलर्स ये अवाम का पैसा है जो वाया बैंक उन्होंने लिया हुआ, या बॉन्ड खरीद कर, ठीक है ना, बॉन्ड लोगों ने खरीदे हुए, ये वो है 29 ट्रिलियन डॉलर। ये दो मेन तरीके हैं, बैंक और बॉन्ड।
तो आप अंदाजा करें कि यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स मजीद झोंके जा रहे हैं। और जो ट्रंप इंतजामिया है वो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के बजट कट कर रही है और कॉन्सुलेट्स बंद कर रही है कि जनाब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, यहां पर पैसा जाया कर रहे हैं। तो ये डिक्लाइन है तो और क्या है। और ये जितना यहां पर आगे जारी रख रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है और दूसरा हजीमत भी उठाना पड़ रही है, टेक्नोलॉजी भी एक्सपोज हो रही है। अच्छा, सीरिया में नाज़रीन क्या हुआ? सीरिया के अंदर जिस दरूज वॉर को छेड़ने की कोशिश की जा रही थी उसका पहला बड़ा वाकया तो हो गया है। अब ये इतना बड़ा वाकया है कि इजराइल इसका बहाना बनाकर बाकायदा अटैक कर सकता है, वो इतना बड़ा वाकया हो गया है। और दरूज ने आज से कोई 20-25 दिन पहले ये बयान दिया था कि हम सीरियन जो अथॉरिटीज है इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते और इनसे हेड ऑन करने के लिए तैयार हैं। ये दरूज का बयान सामने आया था। अभी दरूज मारे गए हैं, बाकायदा उनकी हलाकत वहां पर हुई है, बाकायदा क्लैशेस हुए हैं और इजराइल से स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आ रही हैं। तो वो बाकायदा एक बहाना बन चुका है। अगर इजराइल की प्लानिंग है तो अगले घंटों में भी वो इंटरवेंशन कर सकते हैं, यानी जो चीज वो करना चाह रहे थे वो फिलहाल हो गई है। अब ये जर्माना का सिटी है, ये बिल्कुल आप इसको दमिश्क ही का हिस्सा समझे। ये दमिश्क की बाउंड्री से 3 किलोमीटर दूर है। अभी 3 किलोमीटर क्या होते हैं मैप के ऊपर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इनकी बाउंड्री जब वो टच होती है, यानी आप दमिश्क से निकले तो जर्माना में एंटर हो गए, बिल्कुल ये साथ साथ है। यहां पर आगाज क्लैशेस का यहां पर हुआ है और दरूज और जो है वो जो दमिश्क फोर्सेस हैं उनके दरमियान क्लैशेस हुए हैं, शहर के अंदर हुए हैं और कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। और फिर दरूज ने सीरियन ये जो गवर्नमेंट है इसको कंडेम किया है, इस अटैक को, और कहा है कि वो निमट लेंगे और इस तरह के बयानात, और इजरायली मीडिया उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और पूरा वो माहौल बनाया जा रहा है। क्लैशेस इन सीरिया, जर्माना सिटी लीव सेवरल किल्ड एंड इंजर्ड, यानी दर्जनों के हिसाब से वहां पर जख्मी और हलाक हुए। 4 दरूज फाइटर सिर्फ जर्माना के अंदर मारे गए। आर्म्ड ग्रुप्स लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल अटैक ऑन एरिया आफ्टर कंक्लूडिंग देयर असॉल्ट ऑन जर्माना साउथ ऑफ दमास्कस। ये इनकी जानिब से, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी जानिब से यानी लार्ज स्केल अटैक किया गया। दरूज और ये जो भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं इन्होंने पहले अटैक किया है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक। उसके बाद आगे से सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ इनकी लड़ाई हुई है और उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। सीरियन जनरल सिक्योरिटी डिप्लॉयज चेक पॉइंट्स एंड ब्लॉक्स रोड्स लीडिंग टू द सिटी ऑफ सवेदा अमिड टेंशन इन द रीजन। आर्म्ड ग्रुप्स एंटर्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ जर्माना आफ्टर वायलेंट क्लैशेस इन द विसिनिटी। वाशिंगटन पोस्ट देखिए, क्लैशेस बिटवीन दरूज गनमैन एंड प्रो गवर्नमेंट फाइटर्स इन सीरियन कैपिटल किल्स एट लीस्ट 4। अब ये दमिश्क का, इसलिए वो लिख रहा है वाशिंगटन पोस्ट कि ये कैपिटल में हुआ ये जर्माना के अंदर है, लेकिन उसको आप कैपिटल ही का हिस्सा समझिए ना, वो उसके अंदर शामिल है, यानी 3 किलोमीटर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो जर्माना बिल्कुल साथ अटैच है उसके। सीरियन दरूज लीडर्स स्लैम अनजस्टिफाइड आर्म्ड अटैक आफ्टर 4 said killed in clashes with security forces टाइम्स ऑफ इजराइल। दरूज ने इसको मतलब बहुत ज्यादा कंडेम किया है और ये कहा है कि वो निमट लेंगे बकायदा। जर्माना दरूज रिलीजियस लीडरशिप इन अ स्टेटमेंट कंडेम द अनजस्टिफाइड आर्म्ड अटैक। अब ये लाइन सुनिएगा, टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है। इजराइल का बयानिया क्या है कि वहां पर माइनॉरिटी है और ये गवर्नमेंट ऐसी है और ये वहां पर प्रोटेक्ट हम करेंगे माइनॉरिटीज को और दरूज को और सिविलियंस को जाकर प्रोटेक्ट करेंगे, ये उनका बयानिया है। अब ये लाइन सुनिए, दैट टारगेटेड इनोसेंट सिविलियंस एंड टेरराइज्ड रेजिडेंट्स, बिल्कुल उसी बयानी के मुताबिक। एडिंग दैट सीरियन अथॉरिटीज बोर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंसिडेंट एंड फॉर एनी फर्दर डेवलपमेंट्स आर वर्सनिंग द क्राइसिस। सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सीरियन अथॉरिटीज के ऊपर। और अब ये फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी और सूरत हाल जो वर्स होने जा रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सीरियन अथॉरिटीज के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है और रेजिडेंट्स इस वक्त बहुत खतरे के अंदर हैं। और देखिए ये मतलब एक दहशत गर्दाना कार्रवाइयां इन्होंने आकर यहां पर की हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया। बिल्कुल वही इजराइल का जवाब कि देखें हम तो प्रोटेक्ट करने के लिए और दरूज हमारे वो सारा। लोकल दरूज अथॉरिटीज डिनाउंस अनजस्टिफाइड अटैक, मतलब हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए ये कैजुअलिटीज हुई हैं, जो भी उससे पहले कोस्टल लाइन के ऊपर हुआ, बड़ा अफसोसनाक सारा मामला। लेकिन चूंकि इजराइल मौजूद है तो चीजों को वो अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करता है। अब ये सीरियन अथॉरिटीज को चाहिए था कि वो इन चीजों को मैनेज करते। इन्होंने बहुत जुल्म किया वहां, जो एलवाइस को जाकर मारा, बहुत जुल्म किया इन्होंने, नहीं करना चाहिए था इनको, और वो मामला अभी तक इनके गले अटका हुआ है।
तो इनको सोचना चाहिए कि शाम में इजराइल के मंसूबे क्या हैं, और इनको अगर कोई वाकया होता भी है तो उसमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बजाय ये कि ये इस तरह के वाकयात हों। हैवी क्लैशेस इरप्टेड इन जर्माना आफ्टर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एफिलिएटेड गन स्टॉर्म्ड एरियाज ऑफ मोस्टली दरूज एंड क्रिश्चियन सबब्स। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसके मुताबिक पहले सीरियन अथॉरिटीज ने आकर हमला किया है, वो जर्माना सिटी में दाखिल हुए। और किस एरिया में दाखिल हुए? जर्माना सिटी में किस एरिया में? जहां पर दरूज थे और क्रिश्चियन थे। तो ये पूरा नैरेटिव है जो वहां से बनाया जा रहा है, और एक पूरा माहौल जो इस वक्त बनाया जा चुका है अटैक के हवाले से। तो इजराइल के हवाले से अब ये खतरा है कि वो बमबारी भी कर सकता है, वो ग्राउंड एक्सपेंशन भी कर सकता है, यानी वो दरूज वाला फैक्टर जब वो एक्सप्लॉइट इस वक्त हो चुका है, तो ये अचानक मामला वहां पर बिगड़ गया। और इसलिए देखिए सीरिया को इतनी आसानी से वो स्टेबलाइज नहीं होने देगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे सैंक्शंस खत्म हो रही हैं, यूरोप चाहता है कि सीरिया स्टेबलाइज हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रेफ्यूजी 3 मिलियन के करीब मेरा ख्याल है कि सीरिया से रेफ्यूजीज यूरोप के अंदर गए। तो यूरोप अफोर्ड नहीं करता यहाँ सीरिया का डिस्टेबलाइज होना, और जो एनर्जी की सारी पाइपलाइंस हैं वो सीरिया के बगैर आगे जा नहीं सकती हैं। तो यूके की इस हवाले से भी स्टेटमेंट आई थी, बाकी भी सारे फ्रांस और जर्मनी वो सारे भी यहाँ पर विजिट करके जा चुके हैं। तो ये अब यूरोप के मफाद के खिलाफ होगा सीरिया में ये डिस्टेबलाइजेशन, और इसराइल ये करना चाहता है। तो ये भी एक नई इक्वेशन यहां पर बनेगी कि यूरोप के मफाद में नहीं है लेकिन इसराइल कर रहा है, तो यूरोप किस हद तक जाएगा। अब ये उनके सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल, अपनी इकोनॉमी, अपने सिक्योरिटी की बात है, तो इसराइल के खिलाफ ये मामला हो जाएगा। इसी दरमियान हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने स्पीच की है बड़ी सख्त, और एक तो स्टेट के साथ मामला चल रहा है, और स्टूपिड लीडरशिप कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं जी आप डिसार्म करें, जो इसराइल हमला कर रहा है वो प्रेशर हिजबुल्लाह के ऊपर बढ़ा रहे हैं कि आप डिसार्म करें, और इनको कह रहे हैं कि यही सबसे ज्यादा जंगों के जिम्मेदार है हिजबुल्लाह। अब आप जरा इनकी स्टूपिडिटी का अंदाजा लगाइए, शाम के अंदर कौन सी हिजबुल्लाह बैठी हुई है, और अभी ये जो प्रेसिडेंट अल-शरा साहब हैं, इनसे कांग्रेसमैन की जो मुलाकात हुई है, वो खबरें भी चली हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम तो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए इसराइल को, ये बयानात इन्होंने दिए हैं। वहां पर इसराइल घुसा हुआ है और मजीद आगे घुसने की तैयारी कर रहा है, वहां पर कोई हिजबुल्लाह नहीं है, एक गोली भी इसराइल के खिलाफ नहीं चली। तो ये लेबनान की लीडरशिप ये समझती है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल देगी तो उसके बाद यहां पर मतलब ठीक हो जाएगा। ये हिजबुल्लाह के हथियार ही हैं जिसने अभी तक लेबनान को प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो लेबनीज गवर्नमेंट को बजाय इसके कि गारंटर था फ्रांस और अमेरिका, तो उनसे जाकर मुतालबा करें कि आपने गारंटी दी थी, अब ये इसराइल बमबारी क्यों कर रहा है। 3000 टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है इसराइल, 3000 टाइम्स वायलेशन कर चुका है। उधर नहीं प्रेशर डाल रहे हिजबुल्लाह के ऊपर। और अगली बात जो सबसे मुज़ेका खेज और स्टूपिड है कि आप जंग के बीचों बीच ये मुतालबा कर रहे हैं, भाई रीजन को स्टेबलाइज होने दें, सीजफायर हो जाए, कोई आपको सिक्योरिटी गारंटीज मिल जाए। आप अभी हिजबुल्लाह मौजूद है, उसके होते हुए इसराइल की स्ट्राइक से नहीं रुक रही है, हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगी तो उनकी स्ट्राइक्स रुकने वाली हैं। यही बात शेख कासिम ने की है, और उन्होंने कहा इसराइल सीक्स टू वीकन लेबनान, रेजिस्टेंस टू परसिस्ट। और उन्होंने कहा कि जो लेबनीज स्टेट है ये प्रेशर डाले गारंटर्स के ऊपर बजाय कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही है, और इसराइल डज नॉट नीड प्रोटेक्ट टू अटैक। ये उन्होंने लेबनीज स्टेट को कहा है कि आप कहते हैं ये हमारे हथियार वजह है कि इसराइल यहां पर हमला कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसराइल को किसी प्रोटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो जहां पर चाहता है वो हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को भूल जाएं। अब जैसे सीरिया के मैंने आपके सामने मिसाल दी है, इट वांट्स टू कंट्रोल लेबनान, एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स देयर एंड वीकन इट टू इंप्लीमेंट इट्स प्रोजेक्ट। लेबनान पर कब्जा होगा, यहां पर सेटलमेंट्स बनेगी और कोई इसको रोक नहीं सकेगा, इसलिए हम ये हथियार नहीं डाल सकते। ये हमारे हथियार स्पेशली लड़ने के लिए किससे हैं? इजराइल से। तो ये एक अंदरूनी लड़ाई का आगाज हो गया है। अगर ये अंदरूनी लड़ाई ना होती तो शायद हिजबुल्लाह अभी तक इजराइल पर अटैक कर चुकी होती, क्योंकि अब देखिए अभी तो हिजबुल्लाह कुछ कर नहीं रही, तो इतना प्रेशर लेबनीज स्टेट ने काम किया हुआ है। तो अंदर से जो चीजें होती है ना, अगर आप लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, आपकी गवर्नमेंट आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल जो हिजबुल्लाह है वो इस मामले को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रही है, और लेबनीज गवर्नमेंट बड़ी खतरनाक डायरेक्शन में मामले को लेकर जा रही है। ये जितना हिजबुल्लाह के प्रेशर डालेगी, हिजबुल्लाह डिसार्म नहीं होगी। भाई ये तो सुसाइड है ना, डिसार्म होना। इसराइल रहम खाएगा, इन्होंने कोई लेसन नहीं सीखा। अब आप देखिए मुअम्मर कदाफी ने अपना न्यूक्लियर खत्म कर दिया, अमन अमन अमन, वो फेक जो अमन का ये नारा बताते हैं। उसके बाद लीबिया का हशर क्या हुआ?
तो इसलिए लेबनीज गवर्नमेंट मामले को खतरनाक डायरेक्शन में लेकर जाए, हिजबुल्लाह कभी डिसाम नहीं होगी। जितना ये प्रेशर डालेंगे तो ये अंदर ही एक अलग लेवल की लड़ाई का आगाज हो जाएगा, तो वो भी इसराइल के मफाद में होगा कि अगर ये आपस में कोई लड़ पड़ते हैं। तो इसलिए लेबनीज गवर्नमेंट को सोचना चाहिए भाई सीज फायर हो जाने दें, उसके बाद आपको गारंटीज मिल जाएं, उसके बाद हिजबुल्लाह डिसाम होती रहेगी। हमास कह रही है कि हम डिसाम होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जंग के बीचों बीच और इसराइल सबसे तबाहकुन वेपन लेकर बैठा हुआ है, जंगी हथियार उनके पास है, टैंक्स उनके पास है, न्यूक्लियर उनके पास है, और आप अमन की ये सजेशन दे रहे हैं कि वो डिसाम हो जाए, हिजबुल्लाह डिसाम हो जाए। अब आप देखिए गजा के अंदर क्या हो रहा है, इतनी पेनफुल खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर जो डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस है, मवासी का एरिया जो है वहां पर बमबारी हुई है और 40 पैलेस्टीनियन जो है वो जख्मी हुए और 5 मौके के ऊपर शहीद हो चुके हैं, और आर्टिलरी भी शेलिंग कर रही है और जंगी हथियारे भी बम गिरा रहे हैं। एंड एक्सप्लोजन्स वर हर्ड IF बॉम्बिंग ऑपरेशन इन द ईस्टर्न गाजा स्ट्रिप, ईस्ट में और उधर जो खान यूनिस के साथ मवासी का एरिया उसमें ये बमबारी हुई है। और टेंटों के ऊपर बाकायदा बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं, टेंटों के अंदर मौजूद थे, और मौजूद किस तरह हेल्थ इश्यूज हैं, खाना पानी ये फाके और मेडिसिन नहीं है, बड़ी बुरी हालत के अंदर हैं, उनके बाकायदा टेंट्स के ऊपर बमबारी की गई। 40 लोग सिर्फ एक बम वहां पर जो गिरा है उसमें जख्मी हुए हैं और 5 वहां पर शहीद हो चुके हैं। और जो जख्मी हैं वो भी बाद में शहीद हो जाते हैं क्योंकि उनको ना वो एड मिल रही है, हेल्थ सेक्टर सारा तबाह हो रहा है। ये बड़ी अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल है, और ये इस इसराइल के सामने जो इस वक्त लाइव जेनोसाइड कर रहा है उसके सामने कह रहे हैं कि जी डिसाम हो जाए। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन ICC के हवाले से अगर हम देखें तो 2 अदालतों के अंदर इस वक्त कार्रवाई चल रही है, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और ICJ, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर जैसे बाकी इदारे हैं तो उसी तरह ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसके अंदर जेनोसाइड का मुकदमा लेकर साउथ अफ्रीका गया हुआ है, दोनों के अंदर इस वक्त कार्रवाइयां चल रही हैं। और ICC में अब वो शिफ्ट कर रहे हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जो वारंट जारी किए जाएं। और करीम खान इस वक्त आप कह लें कि दुनिया के सबसे बड़े हीरो हैं, और प्रेशर के बावजूद, थ्रेट्स, जानी खतरात हैं करीम खान को, उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया उनके ऊपर सैंक्शन लगाने जा रही है, और ये चीजें जो है वो तारीख के अंदर रह जाएंगी कि एक तरफ जेनोसाइड हो रही थी और सिर्फ आलमी अदालत फैसला दे रही थी, तो उनके फैमिलीज के ऊपर, जजेस के ऊपर, प्रोसिक्यूटर के ऊपर सैंक्शन लगा रहा था अमेरिका। ये तारीख में जब लिखा जाता है तो फिर वो चीजें रह जाती हैं कि जुल्म जो है वो इस इंतहा को पहुंच चुका था, ये लिखा जाएगा। फोकस शिफ्ट टू न्यू वारंट्स ऑन इजरायली क्राइम्स इन द वेस्ट बैंक। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे मकरूज तरीन मुल्क है, ये जैसे मजीद पैसा जाया कर रहे हैं, अगर दिवालिया हो गए तो फिर क्या होगा, फिर इनकी हेजेमनी, फिर इनके सारे मामला फिर क्या होगा। देखे ना, आपने दुनिया को क्या दिया है, तबाही, मौत, जंगें, फसाद, ये आपने दुनिया को दिया है, और दुनिया आपका कुछ नहीं कर सकी क्योंकि आपके पास ताकत है। ICC करीम खान सेट टू बी फर्स्ट स्टाफ मेंबर सैंक्शन बाय ट्रंप। जो एसेट्स हैं वो फ्रीज किए जा सकते हैं, ट्रैवल बैन लग सकता है, और ICC के स्टाफ, जजेस और उनकी फैमिलीज के ऊपर भी। आप जरा अंदाजा कर लें, फैमिलीज, और ये यूरोपियंस हैं सारे, उनके स्टाफ के ऊपर और उनकी फैमिलीज के ऊपर और सारा। एंड साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, गाजा, द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट यरूशलेम रिमेन अंडर ऑक्यूपेशन एंड आर सब्जेक्ट टू इट्स लॉ। ये वो आर्गुमेंट्स है वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका भी जो जंग लड़ रहा है वो भी काबिल तहसीन, और ये भी लिखा जाएगा तारीख में। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।